स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मेरा नाम है सीएमए चंद्र दुरेजा और मैं आपके साथ बिल्कुल स्टार्ट करने जा रहा हूँ सीएमए इंटर 2022 कोर्स सिलेबस फॉर द सीएमए इंटर। ठीक है, अब इस कोर्स के अंदर मैं आपको दो बातें बताने जा रहा हूँ। एक तो आपके कोर्स में है क्या क्या कंटेंट, दूसरा ये पुराने वाले कोर्स से सिमिलर है या डिफरेंट है, राइट। और इंट्रोडक्शन अबाउट द कोर्स की आप पूरे के पूरे कोर्स अकाउंटिंग में पढ़ने क्या जा रहे हैं, पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ हम आपके साथ बता रहे हैं, बात कर रहे हैं। साथ ही साथ आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का रेफरेंस भी आपको देंगे कि ये स्टडी मटेरियल के कंटेंट में कहाँ पर है। तो हम आपके साथ हमारे इस वीडियो के थ्रू आपके इस स्टडी मटेरियल का कंटेंट जो है, जो कि नो डाउट आपके पास सबके पास अवेलेबल होगा, इसको भी यहाँ पर देखते जाएंगे कि जो कंटेंट हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो आपके स्टडी मटेरियल में कहाँ पर इंक्लूड किया गया है, कहाँ पर रखा गया है, राइट। सो जस्ट स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट योर कोर्स, अबाउट द कंटेंट ऑफ योर कोर्स। ठीक है, देखो अभी तक आप लोग जो पढ़ते आए थे वो क्या पढ़ते आए थे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में नहीं पढ़ा, नहीं सुना, बट आपने अभी तक जो पढ़ा है वो किस बारे में पढ़ा, स्टडी किया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। और अब आपके साथ हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट वी मीन बाय द कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, और क्या ये पुराने वाले फाइनेंशियल अकाउंटिंग से सिमिलर है, डिफरेंट है, और डिफरेंट है भी तो उसमें क्या डिफरेंस है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहीं से हम लोग आपका जो इंट्रोडक्शन है वो स्टार्ट कर रहे हैं, यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में बिल्कुल भी कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, बजाय इससे कि यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी अकाउंटिंग आता है और कॉस्ट अकाउंटिंग में भी अकाउंटिंग आता है। वो अकाउंटिंग और यहाँ पर अकाउंटिंग कंप्लीटली डिफरेंट है। वहां पर आपने डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स पढ़े थे, आपको याद होगा। यहाँ पर डेबिट क्रेडिट के रूल्स आपको नहीं पढ़ने। वहां पर आपने बैलेंस शीट प्रिपेयर की थी, यहाँ पर बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करनी। वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया था, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो करना क्या है ना। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। पर उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वहां पर आपका जो ऑब्जेक्टिव था, पर्पस था, वो क्या था। सो एवरीबडी नोज दैट यहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वहां पर हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऑब्जेक्टिव होता था दैट टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टू फाइंड द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। वो टाइम पीरियड आपका फाइनेंशियल ईयर होता था। तो हमने वहां पर आपके साथ बात की थी कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। एक ऑब्जेक्टिव और भी था, टू प्रिपेयर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। आप फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस भी आइडेंटिफाई करना चाहते थे, और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस आइडेंटिफाई करने के लिए क्या प्रिपेयर करते थे, बैलेंस शीट। कि एक पर्टिकुलर डेट पर आपका फाइनेंशियल ईयर अगर खत्म हो गया है तो 31 मार्च 2022-23 जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग है, उस डेट पर हमारे उस बिजनेस की क्या क्या असेट्स हैं, क्या क्या लायबिलिटीज हैं, हमारे पास क्या संपत्ति है, हमारी देनदारियां क्या है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिपेयर करते थे, राइट। और जो कि जनरली प्रिपेयर किया जाता था एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। कब प्रिपेयर किया जाता था, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, राइट। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात कि सपोज करो आप एक नया बिजनेस करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि जॉब मत करो, क्या करो, बिजनेस करो। कैसा बिजनेस करो, कहते हैं कोई भी काम करो। काम में वो क्या कहते हैं, मतलब कुछ ना मिले तो क्या करो, चाय का बिजनेस करो, कुछ भी करो, वो कहते हैं कि चाय का बिजनेस करो। एंड आई एम सरप्राइज कि बहुत लोगों ने चाय के बिजनेस भी स्टार्ट किए हैं। आप गूगल पर सर्च करना, MBA चाय वाला, स्टूडेंट चाय वाला, LLB चाय वाला, बहुत बड़े बड़े बिजनेस चाय के नाम से भी डेवलप हो गए। ठीक है,
तो अगर आप भी स्टार्ट करोगे बिजनेस तो क्या स्टार्ट करोगे, मैं नहीं बता रहा, ठीक है। तो आपने जो है एक चाय का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब बिजनेस स्टार्ट कर दिया है तो उस बिजनेस स्टार्ट करने पर आपने उसका नाम लिखा कि टी स्टॉल, राइट। अब ये जो टी स्टॉल है माई टी स्टॉल से नाम स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर आपने बोर्ड लगा दिया, पर बोर्ड कहाँ लगाओगे, आपको क्या चाहिए, एक शॉप चाहिए, एक दुकान चाहिए, कहाँ पर बिजनेस करोगे, यू नीड अ शॉप। जो रिक्वायरमेंट है वो सोचो। अगर आपको बिजनेस करना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको एक दुकान चाहिए। अब दुकान ही लेने से काम चल जाएगा नहीं, यहाँ पर आपको जो है इसमें फर्नीचर भी लगाना होगा। आप अपने पास आपके दुकान में जो कस्टमर आएगा उसको बिठाओगे कहाँ पर, सो यू नीड सम फर्नीचर ऑल्सो, ठीक है। आपको फर्नीचर चाहिए, फर्नीचर भी लगा दिया। आप फर्नीचर भी लगा दिया, दुकान भी ले ली, अब आपको जो है किचन भी चाहिए, ठीक है। अब ये जो किचन है एक्चुअल में ये मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब चाय वाले के लिए तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इज द टी, राइट। तो आपने जो है अपने यहाँ पर चाय का जो है वो किचन भी लगा लिया, यानी कि यहाँ पर आपने टूल्स मशीनरी भी परचेज कर ली, टूल्स एंड मशीनरी, जिसके थ्रू आप जो है चाय का मैन्युफैक्चरिंग भी करोगे, ठीक है। इतना भी कर लिया, इससे काम चल जाएगा। इज इट सफिशिएंट एनफ? नहीं। इसके बाद इसको रन करने के लिए ह्यूमन लेबर भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। आपको ह्यूमन लेबर भी चाहिए सर्विंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बनाने के लिए, ठीक है। तो आपको जो है ह्यूमन रिसोर्सेज भी रिक्वायर्ड हैं। आपको क्या रिक्वायर्ड है, ह्यूमन रिसोर्सेज। अच्छा, चाय बनाने के लिए कोई खास टेक्नोलॉजी यूज नहीं होती है, और इनफैक्ट हर पर्सन की अपनी टेक्नोलॉजी है। तो एक्चुअली तो अगर ये चाय नहीं बनानी होती, अगर ये कार मैन्युफैक्चरिंग करनी होती तो आप और मैं मिलकर जो है कार मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। यू नीड अ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, है ना। तो टेक्नोलॉजी भी चाहिए तो सही। चाय बनाने के लिए ये टेक्नोलॉजी हमें ऑलरेडी आती है, इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट वी नीड टेक्नोलॉजी ऑल्सो, राइट। अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो R&D पे भी खर्चा करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी खर्चा करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए कोई भी कंट्री R&D पर खर्च करके ही आगे बढ़ता है। अच्छा, ये सब बना दिया, चाय बन के तैयार है, कस्टमर भी रेडी है। अच्छा, अभी कस्टमर रेडी नहीं है, आपका जो फर्नीचर रेडी है, चाय बन के तैयार है। अब कस्टमर को लाने के लिए भी आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या मेहनत करनी पड़ेगी, आपको यहाँ पर मार्केटिंग करना होगा, खर्चा करना होगा। किसमें, मार्केटिंग से। आपको जो है इश्तिहार लगाना होगा, आपको जो है SMS करना होगा, वो फेसबुक कैंपेन चलाने होंगे, गूगल एडवर्ड चलाना होगा, सो दैट कस्टमर आपकी दुकान पर आए, ठीक है। अब ये सारी चीजें, ये सारे के सारे खर्चे आपको करने होंगे। अब जब खर्चे करने के बाद अब आपकी दुकान पर जब कस्टमर आ जाएगा, सपोज करो आपके दुकान पर जो है कस्टमर आ गया, उसने बोला यार मुझे जो है एक कप चाय पीनी है, एक कप चाय के लिए आपके पास आ गया। अब जैसे वो आपके पास चाय पीने के लिए आ गया तो अब वो सबसे पहले क्या पूछेगा, क्या पूछोगे दुकान पे जाके किसी भी, चाय कितने की है, चाय कितने की है। अब चाय कितने की है ये तो आपने सोचा ही नहीं, क्योंकि अभी तक तो आप सिर्फ और सिर्फ किस बारे में सोचते हो, अभी तक जो अकाउंटिंग आपको आती है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी अकाउंटिंग आती है, आपको अकाउंटिंग आती है एक ही, और जिसको नाम क्या देते हैं हम लोग, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अभी तक हमने जो सीखा वो क्या सीखा हुआ है, ओनली फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मींस जो कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर प्रिपेयर की जाती है, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024। जब तक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिपेयर नहीं करते, अपनी अकाउंटिंग एक्टिविटी को आगे नहीं बढ़ाते। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब एक साल के बाद की जाएगी, 31 मार्च 2023 को सपोज करो की जाएगी, और ऐसे ही मैंने बोल दिया कि आज 1 नवंबर 2022 चल रहा है, ठीक है। अब ये पूरे दिन बचे हुए हैं। अब इन दिनों में आपके बहुत सारे खर्चे होने वाले हैं, बहुत सारी एक्टिविटी होने वाली हैं जो कि फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर प्रिपेयर की जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है।
तो वहां पर आपको पता चलेगा कि पूरे साल में कितने खर्चे हैं, क्या आपकी कॉस्ट आने वाली है, क्या कॉस्ट खर्च करके आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे कि इतनी नंबर्स ऑफ टी ग्लासेस आपने सेल किए हैं। उसके बेसिस पर आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे कि चाय की जो कीमत है वो कितनी है, कॉस्ट क्या है। बट मेरा सवाल है, क्या ये कस्टमर जो 1 नवंबर 2022 या 23 को आया है, सॉरी 2022 को जो आया है ये कस्टमर, तो क्या ये कस्टमर 31 मार्च 2023 तक वेट करेगा आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए? नहीं, वेट नहीं करेगा। वो तो इंस्टेंट चाहेगा, वो तो चाहेगा कि भाई ये बताओ चाय कितने की है। आप उसको समझाओ, क्या समझाओ कि सर मेरा ये खर्चा है, मेरा R&D है, मेरी मार्केटिंग है, मेरी टूल्स एंड मशीनरी है, HR है, शॉप का रेंट है, मैंने टेक्नोलॉजी भी एक किसी और कंपनी से ली है, फ्रेंचाइजी ली है, उसको भी मैं खर्चा पे करता हूँ, वाला बहुत सारे खर्चे और करते हो। और उसको समझाओ कि ये सारी जो अकाउंटिंग है, वो अकाउंटिंग जो की जाती है वो 31 मार्च 2023 को की जाती है। हम फाइनेंशियल अकाउंट जो है एट द एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं। तो आपको चाय की कीमत जो बता देंगे वो 31 मार्च 2023 को बता देंगे, क्योंकि हमारा खर्चा है वो हमें खुद नहीं मालूम, वो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पता चलेगा। क्या कस्टमर आपका आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कंप्लीट होने तक इंतजार करेगा? बोलो, नहीं करेगा सर। क्यों करेगा? उसको तो आप अपने एक चाय के कप से मतलब है, आपके बला बला खर्चे से मतलब नहीं है। सो मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग हेल्प नहीं कर रही। तो जहां पर एक दिक्कत आती है, जहां पर आपकी कोई रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पर एक नई चीज का जन्म होता है। और यहाँ पर जो बर्थ हो रहा है वो किस चीज का हो रहा है? दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। Cost accounting is accounting of the cost of different products, not at the end of the financial year. At the end of the financial year भी कर सकते हैं, but not only at the end of the financial year. We will compute the cost of the product anytime. We will compute the cost of the product anytime. कभी भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, बैचेस के कंप्यूट करेंगे कि हमने अगर सपोज करो हमारा जो एक साथ जो चाय बनाई है, सपोज 100 कप्स की बनाई है, तो 100 कप्स की चाय बनाने के लिए खर्चा कितना है, दैट वी विल कंप्यूट। अगर ऐसे ही हमने कोई प्रोडक्शन बैचेस में करते हैं, मतलब सपोज करो टीवी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है और वो जो है बैचेस में प्रोडक्शन करती है, एक साथ 100 टीवी सेट बनाती है, तो वी विल कंप्यूट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द 100 टीवीज। हम लोग फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने का बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हमारी कॉस्ट का खर्चा कितना आया है, पर्टिकुलर जॉब के लिए हमारा खर्चा कितना आया है, ताकि उस कॉस्ट के बेसिस पर हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि जो प्रोडक्ट है, चाय है, वो हम लोग कस्टमर को कितने में सेल करने में सब एनेबल है, हम लोग जो है सेल कर सकते हैं। मैंने कहा हमारी जो कॉस्ट है हमने कैलकुलेट कर ली हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड से कि भैया ये जो कॉस्ट है हमारी 7 रुपीज की है, 7 रुपए की कॉस्ट है। इसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया, यानी कि हमने 3 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया और हमने कहा दैट वी विल सेल द टी एट द रेट ऑफ ₹10 इंक्लूडिंग आवर प्रॉफिट। और एट द टाइम ऑफ सेलिंग द टी वी नो, भाई हमें पता है कि मैं इस चाय में इतने रुपए का प्रॉफिट कमा रहा हूं, इतने रुपए की कॉस्ट खर्च कर रहा हूं, मुझे कोई भी नुकसान नहीं है। आर यू गेटिंग ऑल दिस? सो यहां पर अगर हम बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो हम देखो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का जो बेसिकली पर्पस है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से बिल्कुल डिफरेंट हो गया, अलग हो गया। यहां पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग प्रॉफिट कंप्यूटेशन के बारे में बात कर रहे थे, हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रॉफिट कंप्यूटेशन ऑफ द ईयर फाइनेंशियल ईयर की बात ही नहीं की जा रही। यहां पर हम पर्टिकुलर जो है प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट की कंप्यूटेशन कर रहे हैं, एक बैच के लिए प्रोडक्शन की कॉस्ट की कंप्यूटेशन कर रहे हैं, हम लोग एक मंथ के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, 1 वीक के लिए कर रहे हैं। हम मैनेजमेंट को बता रहे हैं कि आपके प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो इतनी है, आप उसमें कुछ परसेंटेज मार्जिन अपने अकॉर्डिंग ऐड करके इस प्रोडक्ट को आगे सेल आउट कर सकते हो। आर यू गेटिंग दिस? सो कॉस्ट अकाउंटिंग इज बेसिकली एन एडवांसमेंट ऑफ द कंप्यूटेशन। देखो सच्चाई तो यही है कि जो कॉस्ट खर्च की जाएगी, अभी हम 1 नवंबर पर हैं, कॉस्ट जो खर्च की जाएगी वो बाद में की जाएगी, 31 मार्च 2023 आने में, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने में टाइम है।
बट हम स्टार्टिंग में ही आने वाली कॉस्ट को एस्टिमेट करके भी कैलकुलेशन जो है 1 जनवरी 2022 को ही कैलकुलेशन कर देंगे। इसकी इंपॉर्टेंस समझो क्या है। सपोज करो आपने जो है एक टेंडर सबमिट करना है, टेंडर समझते हो, कोटेशन सबमिट करनी है। सपोज करो एक रोड कंस्ट्रक्ट करनी है, राइट, और उस रोड को कंस्ट्रक्शन करने के लिए गवर्नमेंट ने टेंडर निकाला है, डिफरेंट कंस्ट्रक्शन कंपनीज को बुला हुआ है कि आप जो है अपनी कोटेशन सेंड करो, आप बताओ कि आप इस पर्टिकुलर रोड को कितने पैसों में, कितने खर्चे में बना सकते हो। अब देखो किसी भी कंपनी ने अभी रोड कंस्ट्रक्ट नहीं की है, दे विल एस्टिमेट ओनली। क्या वो ये एस्टिमेशन अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल एट ऑल, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो जो पिछले साल में जो अभी तक आपने जो खर्चा कर दिया है उस खर्चे को बस एक रिकॉर्ड करने की एक्टिविटी है, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कोटेशन सेंड करने की, जो कि 1 नवंबर 2022 को ही सेंड करना है एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, जो खर्चा भी किया नहीं है, जो खर्चा भी किया नहीं है हम खर्चा खर्च करेंगे। सपोज करो गवर्नमेंट कहती है कि आप 50 किलोमीटर एक रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए टेंडर सेंड करो। अब 50 किलोमीटर रोड जो है बनानी है, इसमें क्या क्या खर्चा आएगा, आपको जो है क्या करना होगा भैया। देखो दो ही बातें होती हैं, एक एक्चुअल और एक एस्टिमेट, एक एक्चुअल और एस्टिमेट। आपने ग्रेजुएशन में कितना खर्चा किया, यू कैन फाइंड आउट ऑन द एक्चुअल बेसिस, आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो। अब आप सीएमए कर रहे हो, आप जो है इंटर लेवल पे हो, बताओ आपका सीएमए में खर्चा कितना आएगा? 100% बता सकते हो एक्यूरेसी के साथ? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? जो चीज खर्ची नहीं की वो बताओगे कैसे? बट हाँ, उसके लिए आप क्या कर सकते हो? एस्टिमेट। तो इन कॉस्ट अकाउंटिंग वी विल बेसिकली एस्टिमेट द कॉस्ट on the basis of different processes, different accounting standards prescribed by the ICAI। तो हमारे इंस्टीट्यूट ने जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड किए हैं उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है वो कितना हमें खर्च करना होगा, सो दैट आप जो है डिफरेंट टेंडर्स भी कोट कर सकें। और आपको मालूम है जब टेंडर सबमिट करते हैं तो टेंडर जो है मिलता किसको है? जिसका जो कोटेशन है वो कम होती है, ज्यादा लो है ना, कम वाले को ही एक्सेप्ट किया जाएगा। अब देखो यहाँ पर दो बातें, अगर आपने अपनी कॉस्ट से भी लो का टेंडर सबमिट कर दिया, मैंने कहा आपकी कॉस्ट आ रही है सपोज करो 50 लाख रुपए और आपने टेंडर सबमिट कर दिया 40 लाख का, अगर आपको ये टेंडर मिल भी गया तो भैया आपके लिए तो नुकसान है, राइट। एंड और सोचो कॉस्ट आ रही है 50 लाख और आपने इसको सबमिट कर दिया सपोज करो 1 करोड़ के लिए, 1 करोड़ का, अब दूसरा पर्सन जो है वो 60 लाख का सबमिट कर देगा, तो आपको टेंडर मिलेगा? नो, आपको मिलेगा ही कब? जब आपकी कॉस्ट एक्यूरेट हो और आपने एक लिमिटेड मार्जिन उसमें डाला हो। तो कॉस्ट को कैलकुलेट करना भी टेंडर सबमिट करने के लिए, कोटेशन सेंड करने के लिए बहुत बहुत कंपल्सरी है, राइट। इन शॉर्ट, इन कॉस्ट अकाउंटिंग, हम कॉस्ट अकाउंटिंग में कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट करते हैं ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और जॉब और बैच फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। और ये जो पर्टिकुलर टाइम है ना, ये टाइम फाइनेंशियल ईयर नहीं होता, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, नॉट फॉर फाइनेंशियल ईयर के लिए नहीं, जो कि हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसा नहीं करते थे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम जो भी काम करते थे वो हमेशा पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए करते थे। यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है।
आर यू गेटिंग दिस? सो CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सो सबसे पहले आपकी पदवी भी जो है वो कॉस्टिंग से रिलेटेड है। तो कॉस्टिंग से रिलेटेड क्यों है, कॉस्ट क्या है, ये आपके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर कॉस्ट ही नहीं पता, कॉस्टिंग नहीं पड़ी हुई, तो कॉस्ट अकाउंटेंट बनने का मतलब ही क्या बचा, राइट? सो मेन आपका सब्जेक्ट है, यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन दिस फुल्ली। आपको फुल इंटरेस्ट के साथ आपको पढ़ना होगा, और इंटरेस्ट के साथ ही आपको 100% मार्क्स के लिए प्रिपेयर भी करना होगा, ठीक है? अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पर जरूर बताना चाहूंगा। हालांकि मैं फिर से बता दूं, मैं आपको यहाँ पर पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ अबाउट योर कोर्स। बट कोर्स के अंदर पढ़ना क्या है, टॉपिक क्या है, क्यों है, जब तक ये नहीं मालूम चलेगा तब तक आप जो है अपने चैप्टर्स के नाम सुनकर इंट्रोडक्शन नहीं ले सकते, राइट? इन सबसे रिलेटेड है बेसिकली इंट्रोडक्शन अबाउट योर कोर्स, अबाउट द कंटेंट ऑफ योर कोर्स। अभी हम जब बात करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये सब आपको क्यों बताया जा रहा है। अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसके लिए प्रिपेयर किए जाते हैं? प्रिपेयर फॉर, ये प्रिपेयर किए जाते हैं, आपको याद होगा, मालूम होगा, दीज आर प्रिपेयर फॉर द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स ने डायरेक्टर्स को रखा हुआ है काम करने के लिए, डायरेक्टर्स बिजनेस चला रहे हैं, कमा रहे हैं। अब शेयर होल्डर्स को इंफॉर्मेशन कैसे होगी, कैसे पता चलेगा कि उनका बिजनेस जो है वो प्रॉपर चल रहा था या नहीं, सही चल रहा था या नहीं? तो उसके लिए शेयर होल्डर्स को इंटीमेट करना कंपलसरी है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आर प्रिपेयर फॉर द शेयर होल्डर्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आर प्रिपेयर फॉर द बैंक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आर प्रिपेयर फॉर द क्रेडिटर्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज आर प्रिपेयर्ड फॉर द नो डाउट मैनेजमेंट ऑल्सो, ठीक है? तो इन सभी लोगों के लिए बेसिकली ये सब कुछ प्रिपेयर किया जाता है, मतलब इनसाइडर्स एंड आउटसाइडर्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो इनसाइडर्स एंड आउटसाइडर्स दोनों के लिए प्रिपेयर किए जाते थे। बट कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है। देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग फेमस क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आर प्रिपेयर्ड फॉर द इनसाइडर्स एज वेल एज फॉर द आउटसाइडर्स, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग आर प्रिपेयर्ड फॉर द इनसाइडर्स ओनली। इनसाइडर्स कौन होते हैं? बेसिकली मैनेजमेंट। अगर आप मार्केट से एक शर्ट परचेज करने गए हो और आपको पता चल जाए कि उसकी कॉस्टिंग 400 रुपए की है और वो दुकानदार 5000 रुपए में बेच रहा है, कभी नहीं खरीद के आओगे। कभी आपको कभी मालूम चला कि आपने जो शर्ट परचेज की है उसकी कॉस्टिंग क्या है? किसने बताया? न्यूज़पेपर वाले ने बताया कभी? क्या कहीं पर आपने उसकी कॉस्ट का कैलकुलेशन कहीं पर देखा? चाय पीने गए, खाना खाने गए, या फिर टीवी परचेज करने गए, कुछ भी करने गए, क्या कभी आपको कॉस्टिंग का पता लगने दिया दुकानदार ने? नो, नेवर। कॉस्टिंग का डेटा जो है वो आउटसाइडर्स को शो ही नहीं किया जाता, इसी रीजन से ये फेमस कम है। दीज आर प्रिपेयर्ड फॉर द मैनेजमेंट ओनली, फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग, राइट? इसी रीजन से फेमस कम है। अदरवाइज इट इज कंप्लीटली मतलब आर प्रिपेयर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। इसके बिना काम नहीं चल सकता, ठीक है? नो डाउट गवर्नमेंट को भी कॉस्ट ऑडिट की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, उसके लिए भी हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं, राइट? अदर देन दीज टू हम लोग शेयर होल्डर्स को भी कॉस्टिंग नहीं बताते, ठीक है? तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, आपको क्यों कॉस्ट अकाउंटिंग करनी है, आई थिंक क्लियर है। आपको किसके लिए करनी है, आई थिंक क्लियर है, ठीक है? सो दिस इज द बेसिकली बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू। बहुत और भी है, हम लोग जब इसको और डिटेल में करेंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे। मैं वापस आ जाता हूं हमारे इंट्रोडक्शन पर। मैंने कहा कि हम लोग कॉस्ट कंप्यूट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, we will compute the cost of the product on the basis of different accounting standards issued by ICAI। अब हमारा ICAI कहता है कि ये जो कॉस्ट है ना, इसको आप जनरली तीन हिस्सों में बांट दो। सबसे पहला है मटेरियल, दूसरा है लेबर, तीसरा है बाकी जो बच गया, दैट इज अदर्स, ठीक है? अब इसके बाद
ये जो मटेरियल है इसको भी दो हिस्सों में बांट दो, इसको भी दो हिस्सों में बांट दो। एक को बोल दो डायरेक्ट और दूसरे को बोल दो इनडायरेक्ट। लेबर को भी दो हिस्सों में बांट दो और अदर्स को भी आप दो हिस्सों में बांट दो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसके बाद इनडायरेक्ट को एक नाम दिया गया, दैट इज ओवरहेड्स। क्या नाम दिया गया? ओवरहेड्स, ओवरहेड्स। और डायरेक्ट को नाम दिया गया बेसिकली प्राइम कॉस्ट। राइट, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत कुछ है। देखो, एक्सप्लेन करने के लिए है कि व्हाट वी मीन बाय द कॉस्ट, एक्सप्लेन करने के लिए है दैट व्हाट इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट एंड व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट। उस बाद एक्सप्लेन करने के लिए है दैट व्हाट वी मीन बाय द मटेरियल, व्हाट वी मीन बाय द लेबर, व्हाट वी मीन बाय द अदर्स। एक्सप्लेन करने के लिए है व्हाट इज डायरेक्ट, व्हाट इज इनडायरेक्ट। हमने अभी नहीं सीखा होगा, बट मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ दैट आपके कोर्स कंटेंट में क्या है। सबसे पहले तो व्हाट इज कॉस्ट, व्हाट इज द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द कॉस्ट। सबसे पहले तो कहाँ से आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है? सबसे पहले कोर्स स्टार्ट हो रहा है दैट व्हाट इज कॉस्ट, कॉस्ट है क्या। राइट, तो सबसे पहले यही बताया गया है। और जैसे कि आप ये समझो कि आपके क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, जब आप ग्रेजुएशन में या स्कूल में होंगे, मान लो आपके क्लास में 50 स्टूडेंट है, ठीक है। अब उसको मुझे कैटेगरी करना है, बांटना है। तो आई कैन डिवाइड दीज स्टूडेंट इनटू द डिफरेंट वे। मैं ऐसे बोल सकता हूँ, कुछ बॉयज और गर्ल्स की कैटेगरी बना ली हमने, दिस इज वन ऑफ द कैटेगरी। इसके अलावा हम लोग इन स्टूडेंट को वेट के अकॉर्डिंग भी बांट सकते हैं। जिनका वेट 50 किलो से कम है वो अलग कैटेगरी, 50 किलो से ज़्यादा है अलग कैटेगरी। अब बॉयज़ गर्ल्स का कैटेगरी नहीं है, अब कैटेगरी अलग बना दी है ना। स्टूडेंट वही हैं। इसके अलावा हमने कहा, हमने कैटेगरी बना दी है हेयर्स के हिसाब से, हमने कैटेगरी बना दी है मार्क्स के हिसाब से कि किन स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो 20 से कम आते हैं, 20 से 50 के बीच में आते हैं, 50 से 70 के बीच में आते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द अनदर कैटेगरी। ऐसे ही कॉस्ट को भी डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया है, डिफरेंट तरह से। फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट। राइट, डिफरेंट कैटेगरी में इस कॉस्ट को बांटा गया है। उस कैटेगरी के बारे में, ये भी एक कैटेगरी है, जैसे हमने आपके सामने लिखा मटेरियल, लेबर एंड अदर्स, दिस इज वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ द कॉस्ट। ठीक है, तो डिफरेंट कैटेगरी हमें सीखनी है। बट ये मैंने लिखा क्यों है? क्योंकि ये तो एक चैप्टर है, व्हाट इज द कॉस्ट, दिस इज चैप्टर 1। इसके अलावा ये जो मटेरियल लिखा है, दिस इज योर अनदर चैप्टर 2 यू कैन से। लेबर चैप्टर 3 यू कैन से। ओवरहेड चैप्टर 4 यू कैन से। सॉरी, अदर्स लिखा है और अदर्स में तो कोई चैप्टर अलग से नहीं है, बट यस ये जो ओवरहेड लिखा है यानी कि इनडायरेक्ट लिखा है, इसके लिए भी एक चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 4। हमने आपको कहा कि आप जो है जो कॉस्ट की कंप्यूटेशन करेंगे वो पर्टिकुलर जॉब के लिए करेंगे, पर्टिकुलर बैच के लिए करेंगे, है ना। तो जो एक जॉब के लिए और बैच के लिए कैलकुलेशन है, ये भी चैप्टर नंबर 5 है, ये भी चैप्टर नंबर 6 है। आपने कॉस्ट की कैलकुलेशन की और सपोज करो वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए की। आपको शायद पता होगा कि डिफरेंट प्लेसेस में हमारा एक डिफरेंट प्रोसेस चलता है। मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ जनरली शर्ट्स का, कि शर्ट जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो कैसे होती है, पहले फैब्रिक होता है, फैब्रिक को कट किया जाता है, कटिंग प्रोसेस होता है, और कटिंग प्रोसेस के बाद उसको आगे स्टिच किया जाता है ना, और स्टिच करने के बाद पैकिंग की जाती है, और पैकिंग करने के बाद शर्ट जो है रेडी होती है। ऐसे ही होता है, राइट। सो ये जो पर्टिकुलर वे है इस तरह से काम करने का, इसको बोलते हैं दैट इज प्रोसेस ऑफ वर्क। और अगर काम इस तरह से प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेसिंग के थ्रू होता है, तो उसके लिए हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर एक पर्टिकुलर सेपरेट टॉपिक है, दैट इज प्रोसेस अकाउंट्स। तो ये भी एक चैप्टर है प्रोसेस अकाउंटिंग का, दैट इज चैप्टर नंबर 7, राइट। उसके अलावा आपने देखते होंगे कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर कि प्रोडक्ट दिखता नहीं है, बट प्रोडक्ट होता है। हम लोग पे करने को रेडी होते हैं। आप थिएटर में जाते हैं, है ना, मूवी देखते हैं, यू आर रेडी टू पे फॉर द टिकट,
बट टिकट जो है, टिकट इज नॉट योर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कि टिकट परचेज करनी है। यू हैव टू वॉच द मूवी एक्चुअली, है ना। आपको हंसना है, रोना है वहां पर जाके, या वहां पर इमोशनल होना है, या आपको मतलब आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, उस एंटरटेनमेंट के लिए आप पे करते हो, तो दैट इज वन ऑफ द इंडस्ट्री। दिस इज कॉल्ड सर्विस सेक्टर। क्या कहते हैं इसको? सर्विस सेक्टर। तो ये जो सर्विस सेक्टर है, इस सर्विस सेक्टर को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो उस सेक्टर के लिए हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये भी हमारा एक चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 8। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि एक एग्जांपल है, आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाना है। आपको जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाना है, तो यहाँ पर आपने लेटर से बस पर गए, तो बस पर जाने के बाद आपने टिकट परचेज की और आप उधर गए। सो एक्चुअली आपके जेब में कुछ भी नहीं आया, बट स्टिल यू पेड फॉर समथिंग, बट यू पेड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सो ये जो टॉपिक है, ये भी कहाँ पर कवर्ड है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। होटल इंडस्ट्री, आप जाते हैं, रहते हैं एक दिन के लिए, फिर वापस आ जाते हैं, 4,000 5,000 रुपये एक दिन का पे करते हैं, वटएवर। सो वो भी क्या है? एक सर्विस इंडस्ट्री, वो है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। उसमें हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, दैट इज कवर्ड अंडर कॉस्टिंग। अच्छा, आप कहेंगे नहीं सर ये ना आप हमें हमारे स्टडी मटेरियल से बताओ। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। आप इस स्टडी मटेरियल को देखिए। सो दिस इज योर स्टडी मटेरियल। थोड़ा छोटा कर देते हैं, विजिबल है। अबाउट द इंस्टीट्यूट, अबाउट द स्टडी मटेरियल, ये सब आप पढ़ते रहना। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दिस, वी आर टॉकिंग अबाउट द कंटेंट ऑफ योर कोर्स बेसिकली। सो आपके पूरे कोर्स में क्या है, कंटेंट क्या है, दिस इज अवर मेन ऑब्जेक्टिव। सो सिलेबस 2022। सो 2022 में ये बहुत शॉर्ट में है, इससे नहीं मालूम चलता, हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं। अब ये जो है ना, ये परसेंटेज में देते जरूर हैं एबीसी सेक्शन, पर ये फॉलो नहीं करते एग्जाम पे। तो प्लीज एंड प्लीज इस धोखे में मत रहना कि 40% ये है, 30% ये। मार्किंग नहीं होती है प्रोफेशनल एग्जाम्स में। यस, यहां से स्टार्ट हो रहा है। देखिए सबसे पहले मॉड्यूल 1 बता रहे हैं ये लोग। मॉड्यूल 1 इज इंट्रोडक्शन टू ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट ऑफ द कॉस्ट टर्म्स, कॉस्ट अकाउंटिंग टर्म्स क्या है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट क्या है, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट एंड असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर हमने आपके साथ बात की ना कि हम कॉस्ट को इस तरह से क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, ये पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन एक पूरे के पूरे चैप्टर के थ्रू आपको बताई गई है। ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है, ये पूरे के पूरे कंटेंट को एक चैप्टर के थ्रू बताई गई है। दैट इज बेसिकली दैट इज द चैप्टर दैट इज कॉस्ट शीट। तो यू कैन से कि आपके पास आपका जो कोर्स है उसमें एक चैप्टर है दैट इज कॉस्ट शीट। ठीक, इसके बाद कॉस्ट असर्टेनमेंट, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में क्या चीज है? मटेरियल कॉस्ट। मैंने आपको बताया अभी दैट इसमें कॉस्ट को जब हम पार्ट में बाइफिकेट कर रहे हैं, तो सबसे पहला पार्ट क्या है? मटेरियल। मटेरियल को पूरा का पूरा एक चैप्टर दिया गया है। सो दैट इज वन ऑफ द अनदर चैप्टर। नंबर 2 मटेरियल कॉस्ट। इसको हमने मटेरियल कॉस्ट एंड कंट्रोल नाम दिया है हमारी बुक में, राइट। उसके बाद देखो आपके पास एम्प्लॉय कॉस्ट है। एम्प्लॉय कॉस्ट बोल दो या लेबर कॉस्ट बोल दो, बात एक ही होती है। एम्प्लॉय कॉस्ट और लेबर कॉस्ट या ह्यूमन रिसोर्स, सो ऑल आर द सेम थिंग्स। ठीक है, और इन्होंने बताया हुआ है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने आपको बता दिया था दैट डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मिक्स कर दिया गया है। और ये है आपके पास अनदर चैप्टर डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। और एक और टॉपिक उन्होंने दिया है दैट इज ओवरहेड्स। दैट इज ओवरहेड्स, राइट। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज
देर आर डिफरेंट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मीन्स ICAI ने डिफरेंट एलिमेंट्स को कैसे हमारे कॉस्टिंग के अंदर यूज़ करना है, कैसे उसको अप्लाई करना है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होने चाहिए। जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। इंटर में बहुत ज़्यादा नहीं है। देखो कैश 1 to 24 लिखा हुआ है, यानी कि 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। और नंबर्स ऑफ पेजेस देख लो, दैट इज 252 एंड 235, 252 माइनस 235, इट इज जस्ट 17 पेजेस। तो एक पेज का भी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं दिया गया है, राइट। इंटर में बहुत ज़्यादा नहीं है, फाइनल में बहुत ज़्यादा है, राइट, बट नो डाउट है। सो 1 to 24। और आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद दिया हुआ है कॉस्ट बुक कीपिंग, रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट्स। ये क्या चीज़ है? आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला फाइनेंशियल अकाउंटिंग और हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या डिफरेंस होता है ना। अब आप जब कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू जो प्रिपेयर करेंगे कॉस्ट अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू जो प्रिपेयर करेंगे, उनमें जो प्रॉफिट आइडेंटिफाई होगा, प्रॉफिट जो फाइंड होगा, क्या वो सेम होगा? ऑब्वियसली नॉट। क्यों नहीं? क्योंकि आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज किए हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अपने रूल्स यूज किए हुए हैं, दोनों का प्रॉफिट सेम नहीं हो सकता। किस रीजन से ये प्रॉफिट सेम नहीं है, वो रीजन हम आइडेंटिफाई करेंगे हमारे एक डिफरेंट चैप्टर में, दैट इज रिकंसिलिएशन चैप्टर। इसको हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो वो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी हम लोग प्रिपेयर आपके साथ करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जॉब कॉस्टिंग अलग से स्टडी है, बैच कॉस्टिंग अलग से स्टडी है, राइट। और प्रोसेस कॉस्टिंग में आपको एग्जांपल दिया था, मतलब क्या है, पर्टिकुलर सीक्वेंस में जो काम होता है, दैट इज प्रोसेस कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, आपको जैसे मैंने भी बताया कि कुछ इंडस्ट्री में प्रोडक्ट नहीं होता, हम लोग सर्विस जो है अवेल करते हैं, वो सर्विस इंडस्ट्री में हम लोग कॉस्ट की कंप्यूटेशन कैसे करेंगे, दैट इज ऑल्सो कवर्ड इन योर कोर्सेज। और उसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं एक और है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे यूज करते हैं, दैट इज कवर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक है, और ये तो हो गई कॉस्टिंग, ठीक है। अब उसके बाद सेक्शन सी जो है वो थोड़ा सा आपका डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट है, और ये डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट आपके इंटर ग्रुप 1 में भी है, इंटर ग्रुप 2 में भी है। इंटर ग्रुप 2 में थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्मेट में है, इंटर ग्रुप 1 में थोड़ा सा कम है। इंटर ग्रुप 1 में क्या है, दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कॉस्ट एंड कंट्रोल। तो ये 3 चैप्टर दिए हुए हैं। अच्छा, इन 3 चैप्टर में मार्जिनल कॉस्टिंग एक लिमिटेड फॉर्मेट में है, डिसीजन मेकिंग भी एक लिमिटेड फॉर्मेट में है। सेकंड ग्रुप में जो डिसीजन मेकिंग का कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करें तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल स्पेसिफाई किया है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट ही आइडेंटिफाई करना है हमारे इंटर ग्रुप 1 में। यानी कि एक और वेरिएंस होता है बेसिकली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, दैट इज ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट तो इंटर ग्रुप 1 में इंक्लूड नहीं किया गया। कहाँ इंक्लूड किया गया है? ग्रुप 2 में। तो यहाँ पर हमें जो है ध्यान देना है, हमारा यहाँ पर है एक मार्जिनल कॉस्टिंग प्लस डिसीजन मेकिंग, और नंबर 14 पर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मटेरियल एंड लेबर है,
अगर मैं पुराने कोर्स से 2016 के कोर्स से कंपेयर करूं तो 2016 के कोर्स में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ऐसा कुछ बाइफर्केशन नहीं दी हुई थी कि ग्रुप 1 में मटेरियल लेबर ही है, वहां पर ओवरहेड भी था। यहां पर बिल्कुल स्पेसिफाई कर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ मटेरियल लेबर है। ठीक है, पहले 2016 के कोर्स में डिसीजन मेकिंग का कुछ भी कंटेंट नहीं होता था। यहाँ पर 2022 में डिसीजन मेकिंग का भी कुछ कंटेंट यहाँ पर डाला है, तो वो भी हमें यहाँ पर कवर करना है। और 15 नंबर दैट इज बजट, कॉस्ट एंड कंट्रोल। बजट कैसे बनाते हैं, दैट इज बजट एंड बजटरी कंट्रोल, वट एवर यू से। So this is another chapter of your course and this is the end of your study material. ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2016 का ही कोर्स इन्होंने 2022 में डाला है, कुछ खास चेंज नहीं किया है एक्सेप्ट दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन। अदर देन दीज टू आपका कोर्स कंटेंट वही है जो कि 2016 के कोर्स कंटेंट में इंक्लूडेड था, और हम आपके साथ इसी सबको आपके डिफरेंट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, दिस वाज अबाउट द कोर्स कंटेंट ऑफ योर कोर्स इंट्रोडक्शन पार्ट। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Nishit, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CUC since class 11th and now in founded. I have purchased my CMA intermediate classes from CUC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. ये आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।